हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को कवर करेंगे जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे एक ही दिन पढ़ लें और फिर उसके बाद आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें। ऐसा मत करिए, रेगुलरिटी रखिए। आप अगर 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसको रेगुलर रखिए, उसके बाद उसको 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए। यानी कि आप अगर धीरे शुरुआत भी करते हैं, अगर आज से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से परिपक्व हो चुके होंगे पढ़ने के लिए और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। चलिए अब न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है डॉक्टरों को पीजी दाखिले में आरक्षण दे सकते हैं राज्य। दूसरी न्यूज़ है जीडीपी पर कोरोना की मार और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरी कर रहे डॉक्टरों को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के प्रवेश में राज्य आरक्षण दे सकते हैं। ऐसा करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें ग्रामीण, दूरस्थ और मुश्किल इलाकों में सेवा देने की शर्त पर नौकरी कर रहे डॉक्टरों को पीजी प्रवेश में आरक्षण दे सकती हैं। इसके लिए एक नीति बनाकर बॉन्ड भी भर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम.आर. शाह, अनिरुद्ध बोस की संविधान पीठ ने पीजी प्रवेश में सरकारी नौकरी कर रहे डॉक्टरों को आरक्षण देने के राज्य सरकार के कानूनी अधिकार का जवाब देते हुए सुनाया है। कोर्ट ने अपनी 242 पेज के विस्तृत आदेश में कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2000 के नियम 9 में राज्य सरकार की नौकरी कर रहे डॉक्टरों को पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा, लेकिन आरक्षण के जरिए प्रवेश का लाभ लेने वालों के लिए पीजी प्रवेश की नीट परीक्षा न्यूनतम तय अंकों के साथ पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने 2016 के उत्तर प्रदेश बनाम दिनेश सिंह चौहान फैसले से असहमति जताते हुए फैसला सुनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है जीडीपी पर कोरोना की मार। सरकार ने सोमवार को आर्थिक विकास दर के जो आंकड़े पेश किए हैं उससे साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी की जबरदस्त मार पड़ी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2020 के दौरान देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर कृषि सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो खनन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे रोजगार देने वाले औद्योगिक सेक्टरों में 23 से 50% तक की गिरावट है। जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि पहले से ही सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र कोरोना के चलते गंभीर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। राजकोषीय घाटे के आंकड़े भी अच्छे नहीं हैं। इन्हें पटरी पर लाने को सरकार को और बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में जीडीपी का आकार 26.90 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में 35.35 लाख करोड़ रुपए का था। पिछले वर्ष समान अवधि में यह विकास दर उससे एक वर्ष पहले यानी अप्रैल-जून 2018 के मुकाबले 5.2% रही थी। आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही के दौरान खनन में 23.3, मैन्युफैक्चरिंग में 39.3 और बिजली गैस आपूर्ति जैसी सेवाओं में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 50.3% की गिरावट है। इकोनॉमी व रोजगार में 40% हिस्सा रखने वाले सेवा सेक्टर की स्थिति भी बेहद खराब है। व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार संबंधित सेवाओं में 47, वित्तीय सेवा में 5.3 और लोक प्रशासन में 10.3% की गिरावट है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में ये विकास दर जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के आधार पर ही सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन।
5 दशक का दलीय राजनीति के बाद राष्ट्रपति के रूप में देश को नई दिशा देने वाले भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार को दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। सबसे पहले उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। प्रणब का पार्थिव शरीर मंगलवार को दिन 11 बजे से 12 बजे तक उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे लोधी रोड स्थित सौदागृह में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रणब की विशाल शख्सियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जुलाई 2020 में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले वह रक्षा व वित्त जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके थे। उन्हें 10 अगस्त को दोपहर के दिल्ली कैंट स्थित आरआर यानी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया था, जिसकी सर्जरी हुई थी। उसी दिन जांच में कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे। ऑपरेशन के बाद सेहत में सुधार नहीं हुआ। वह कोमा में थे और उनके फेफड़े व किडनी में संक्रमण हो गया था। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा था। सोमवार शाम 4:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय राजनीति में 5 दशक तक अपनी क्षमता का लोहा मनवाने वाले प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। और पहली न्यूज़ है भारत को जापान से मिला 3500 करोड़ रुपए का ऋण। और दूसरी न्यूज़ है सिंगापुर में पहली बार भारतवंशी को विपक्षी के नेता की मान्यता। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इस बाबत सोमवार को भारत सरकार और एजेंसी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहमति पत्र पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर CS महापात्रा व JICA दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि कत्सुओ मात्सुमोतो ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एक और भारतवंशी ने इतिहास रच दिया है। सिंगापुर में प्रीतम सिंह पहली बार संसद के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। उनकी वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में संसद की 93 में से 10 सीटें जीती थीं। इसके साथ ही उनकी पार्टी संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। देश में पहली बार आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री ली हसियन लुंग ने अपने शपथ ग्रहण में भी यह बात कही थी। समय के साथ विपक्ष के नेता को मान्यता देना जरूरी है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि विकास दर में बड़ी गिरावट पर बड़ी बेचैनी और लोन मोरिटोरियम खत्म, MSME पर संकट। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली तिमाही में देश की इकोनॉमी में 23.9% की गिरावट से उद्योग जगत से लेकर शेयर बाजार से जुड़े तमाम वर्ग में भारी अफरा तफरी का माहौल है। उद्योग जगत की तरफ से उपभोग में भारी वृद्धि की कोशिश करने की मांग फिर से की जाने लगी है, क्योंकि इसके संकेत इस बात से हैं कि आर्थिक गतिविधियों के सुस्त होने के साथ ही निजी खपत की रफ्तार भी सुस्त हो रही है। CII समेत तमाम उद्योग चैम्बरों ने केंद्र व राज्यों से आग्रह किया है कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए। कई रेटिंग एजेंसियों व वित्तीय संस्थानों ने दुनिया के अन्य देशों की इकोनॉमी में दर्ज गिरावट के साथ भारतीय इकोनॉमी की खस्ताहाल स्थिति की तुलना की है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जिसकी आर्थिक विकास दर 3.2% सकारात्मक रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी इकोनॉमी में इस दौरान 32.9% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन की इकोनॉमी में 20.4% की गिरावट रही है। जापान की इकोनॉमी में भी इस अवधि में 22.7% की गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में गिरावट के मद्देनजर कई एजेंसियों ने कहा है कि वह अब अंतिम छमाही यानी अक्टूबर 2020 के बाद ही आर्थिक विकास दर के सकारात्मक होने की संभावना है। दूसरी न्यूज़ है
लोन मॉरेटोरियम समाप्त होते ही देश के लगभग 4 करोड़ एमएसएमई पर वित्तीय संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये एमएसएमई मुख्य रूप से कारोबार, होटल, ट्रांसपोर्ट व अन्य सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इन एमएसएमई का कहना है कि इस वर्ष मार्च के चौथे सप्ताह में लॉकडाउन आरंभ होने के बाद से ही सर्विस सेक्टर का कारोबार ठप चल रहा है। ऐसे में वे बैंकों को कर्ज के किस्त या ब्याज देने में सक्षम नहीं हैं। लोन मोरेटोरियम खत्म होने के बाद अगर एमएसएमई अपने मासिक किस्त को नहीं चुकाते हैं या ब्याज नहीं देते हैं तो बैंकों के एनपीए अकाउंट भी बढ़ेंगे, जिसकी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है। एमएसएमई मंत्रालय के मुताबिक देश में 6.33 करोड़ एमएसएमई हैं। इसमें से 4.36 करोड़ एमएसएमई ट्रेड व अन्य सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है कांग्रेस में नई चेतना का अंकुरण। कांग्रेस का अर्थ सोनिया और राहुल गांधी नहीं है, इसका अर्थ देश भर में फैले हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ स्तंभकार एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर AK वर्मा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है बिहार की सत्ता के समीकरण। चुनावी रण में राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जब जब अपनी ताकत दिखाने लगता है तब तब लालू विरोधी मतदाता भी सक्रिय हो जाते हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा चीन की बदमाशी। चीन ने जिस तरीके से फिर एक बार घुसपैठ करने की कोशिश की है और भारतीय सेना ने उसे नाकाम किया है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। चलिए पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। अंततः कांग्रेस में नव चेतना के अंकुर फूट ही गए हैं। 7 अगस्त को कांग्रेस के 23 प्रमुख नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मृतप्राय कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और नेतृत्व में आमूल चूक परिवर्तन की मांग की है। 24 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पूर्व किसी ने यह पत्र लीक कर दिया। इससे भाजपा के अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर और युवाओं के आकर्षक कांग्रेस के जनाधार में कमी और नौजवानों के कांग्रेस से दूर होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में उनके सुझाव दिए गए थे जिससे पार्टी अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर सके। वास्तव में कांग्रेस में यह अप्रत्याशित था। सोनिया और राहुल को गांधी ब्रांड पर इतना गुमान था कि वे कल्पना ही नहीं कर सके कि गुलाम नबी आज़ाद, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, मुकुल मानसिक, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेता ऐसा कदम उठाएंगे। उनके गुमान का कारण भी वही लोग हैं जिन्होंने पत्र तो लिखा लेकिन उसके पहले कभी नेतृत्व को आईना दिखाने की कोशिश नहीं की। अक्सर सुझाव दिए जाते रहे हैं कि कांग्रेस को संगठन, विचारधारा और नेतृत्व में आमूल चूक परिवर्तन करना चाहिए और नेहरू गांधी के रुपहले मिथक से बाहर निकलकर जमीनी राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस का अर्थ सोनिया और राहुल गांधी नहीं है, इसका अर्थ देश भर में फैले हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं। एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे ही यह नव जागृति कांग्रेस के लिए एक नव चेतना और नई आशा का संदेश है। कांग्रेस में इस इक्का दुक्का विरोधी और पार्टी छोड़ना तो हमेशा ही से ही चलता रहा है, लेकिन ऐसा संगठित, सशक्त और सामूहिक विरोध तो 1948 के बाद पहली बार दिखा है। वर्ष 2005 में कांग्रेस ने युवा नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए चित्रकूट और गोरखपुर में एक प्रशिक्षित के रूप में आमंत्रित किया था। उसमें राहुल के अलावा कई मंत्री, सांसद, विधायक और सैकड़ों युवा कांग्रेसी शामिल हुए थे। आश्चर्य नहीं कि पार्टी ने उस दौरान दिए गए मेरे किसी भी सुझाव पर अमल नहीं किया, लेकिन सूत्र रूप में आज भी यही कहना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस राजनीति में वापसी चाहती है तो 1885 के स्थापना अधिवेशन में कांग्रेस जनों और नेताओं के लिए तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कांग्रेस नेतृत्व कुछ भी करे, पर यह साफ है कि कांग्रेस के अंदर नई कांग्रेस के अंकुर फूट चुके हैं, जिसमें सोनिया और राहुल के नेतृत्व के लिए सीमित स्थान है। चूंकि सोनिया कुछ माह के लिए अंतरिम अध्यक्ष हैं और राहुल के नेतृत्व से पहले ही पलायन कर चुके हैं, इसलिए नेहरू गांधी वंश से इतर किसी अन्य को नेतृत्व देने का रास्ता साफ हो सकता है।
गत 73 वर्ष में कांग्रेस न केवल कमजोर हुई है बल्कि उसने कई विसंगतियां भी घर कर रही हैं। यही डर गांधी जी को भी था। तभी उन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को भंग कर उसकी जगह लोक सेवा संघ बनाया जाए, जिससे लोकतांत्रिक स्पर्धा के लिए नई नई पार्टियों को बराबर की जमीन मिले और कांग्रेस को कोई शुरुआती लाभ न मिल सके। इसी लाभ ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाई, क्योंकि उसे भ्रम हो गया कि वह अपराजय है, जिससे उसका संगठनात्मक, वैचारिक और नेतृत्व मूलक क्षरण होता गया। नेक्स्ट आर्टिकल है बिहार की सत्ता के समीकरण। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार अभी से गर्म है। तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर राज्य के चुनावी गणित को समझने वालों के लिए यह कोई पहेली नहीं है। पिछले कुछ चुनावों के नतीजे ही साफ हैं कि राज्य के अधिकतर मतदाता तीन राजनीतिक शक्तियों जदयू, भाजपा और राजद के साथ प्रमुखता से जुड़ चुके हैं। इनमें से कोई भी दो दल मिलकर तीसरे को हरा देते हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू से मिलकर कुल 243 में से 206 सीटें हासिल कर ली थीं, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू और राजद मिलकर विजयी रहे थे। दरअसल असली ताकत जदयू राजद की ही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस गठबंधन में शामिल होकर 27 सीटें हासिल कर ली थीं। आगामी चुनाव में जदयू, भाजपा और लोजपा साथ साथ रहेंगे, इसकी संभावना है। रामविलास पासवान ने लोजपा की कमान पुत्र चिराग पासवान को सौंप दी है। उन्हें भाजपा से तो नहीं, किंतु नीतीश कुमार से कई शिकायतें हैं। चिराग के ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे लगता है कि शायद उनकी पार्टी राजद से अलग हो जाएगी, लेकिन लगता यही है कि विधानसभा की अधिकाधिक सीटों पर लड़ने के लिए लोजपा का नया नेतृत्व दबाव बना सकता है। नीतीश विरोधी बयान उसी राजनीति का हिस्सा है। अंततः क्या होगा यह तो आने वाले कुछ सप्ताह में पता चल जाएगा। वैसे तो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पिछली गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, किंतु राजद ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के विधेयक का भी जो विरोध किया, उसके लिए उन्हें कोई माफी नहीं मांगी थी। इस विरोध के कारण गत लोकसभा चुनाव में राजद के कम से कम 2 जीतने योग्य स्वर्ण उम्मीदवार हार गए थे। बीते दिनों राजद से जुड़े विधान परिषद के 5 सदस्य जदयू में शामिल हो गए। 6 विधायकों ने भी राजद छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया था। आश्चर्यजनक रूप से उसमें 3 यादव थे। राजद छोड़ने वाले 5 एमएलसी में भी यादव और मुस्लिम थे। इतने कम समय में इतनी संख्या में विधायकों के राजद छोड़ने का हाल के वर्षों में यह एक रिकॉर्ड है। सवाल है कि वे विधायक राजद में अपना राजनीतिक भविष्य क्यों नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस काल में हो रहे चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर पहुंचाना भी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती होगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अल्पसंख्यक और यादव मतदाता पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह से मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, किंतु राजद के मतदाता खासकर शहरी मतदाता आलस्य और कोरोना ग्रंथि के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। चीन की बदमाशी। धोखाबाजी का पर्याय बन चुके चीन की सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर जिस तरह से यथास्थिति बदलने की कोशिश की, उसे यह और अच्छे से स्पष्ट हो गया है कि वह बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने और शांति बनाए रखने का ढोंग ही कर रहा है। इस ढोंग का पता उन वार्ताओं को नाकामी से भी चलता है जो सीमा पर तनाव दूर करने के लिए होती रही है। चूंकि चीन ने इन वार्ताओं में बनी सहमति के हिसाब से कदम उठाने से इनकार किया है, इसलिए इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि वह भारत की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में है। वह बातचीत के बहाने समय जाया करने के साथ ही अपने आक्रमणकारी रवैये को बरकरार रखना चाह रहा है। चीन ने इस सातिर इरादे की नए सिरे से पोल खुल जाने के बाद भारत को अपनी रणनीति के साथ ही उसके प्रति अपने रवैये में भी व्यापक बदलाव लाना होगा। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि वह कहीं अधिक निर्लज्जता के साथ शत्रुतापूर्ण हरकतें कर रहा है। लद्दाख में चीनी सेना की ताज़ा हरकत इस पर मुहर लगाती है कि उसे उकसावे वाली कार्रवाई करने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिल रहे हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि अब शतरंज खिलाड़ियों पर भी होगा विचार, और ये स्टेटमेंट दिया है आनंद यानी कि विश्वनाथन आनंद ने। पिछले साल
पिछले 7 साल से किसी शतरंज खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है और दिग्गज विश्वनाथन आनंद को उम्मीद है कि शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद अगले साल राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में इस खेल से जुड़े किसी भी खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिल सकता है। रविवार को रूस के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित होने के बाद आनंद ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इससे कई सकारात्मक चीजें शुरू होंगी, जिसमें खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए पुनर्विचार और शतरंज के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी शामिल है। बहुत लंबा समय गुजर गया है जब किसी शतरंज खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला हो। तो ये आज का यानी 1 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।